हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर लेक्चर नंबर 2.2 ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड फाइनली देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। Electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. बेसिकली अगर बात की जाए तो एक कोई कंडक्टर है और इसके अक्रॉस में अगर कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इससे जो करंट पास होगा वो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। मतलब वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते चली जाएगी, करंट की वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, जो कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। ग्राफ जो ड्रॉ किया गया है वोल्टेज और करंट के बीच का, तो जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही, करंट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता चला जा रहा है। मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू V। एक चीज और ध्यान में रखना है कि फिजिकल कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर चेंज ना हो, मैकेनिकल कोई स्ट्रेन अप्लाइड ना हो, ये सब रिमेन कांस्टेंट, तभी हम लोग बात करेंगे कि करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा V। मतलब आइडियल कंडीशन में जो करंट की वैल्यू जो होगी वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी, जब तक कि एक्सटर्नल सराउंडिंग से उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अल्टरनेटली इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कांस्टेंट यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू RI। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, R जो इंट्रोड्यूस किया रेजिस्टेंस, उसको फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बेसिकली अगर इस आर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस है क्या? तो रेजिस्टेंस बेसिकली अगर किसी कंडक्टर के लिए बोलें तो करंट के फ्लो में रुकावट, मतलब अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। अब रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म में तो आर इक्वल्स टू वी बाई आई लिख सकते हैं। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। लिटरल मीनिंग भी समझी जाए तो रेजिस्ट मतलब रोकना, तो रेजिस्टेंस किसको रोकना? तो करंट को रेजिस्ट करना, करंट के फ्लो को अपोज करने को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। और डिफाइन किया जा सकता है यूजिंग दैट ओम्स लॉ, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। अब आगे इसको फिजिकल फीचर्स ऑफ कंडक्टर के टर्म में भी डिफाइन कर लेते हैं। ये तो यहाँ पर तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल वैल्यूज की बात कर ली कि कुछ वोल्टेज अप्लाई किया तो कोई करंट की वैल्यू मिली, तो उसका हम लोगों ने रेशियो निकाल के रेजिस्टेंस निकाल दिया। बट अगर किसी आपके पास पहले से कोई कंडक्टर गिवन है तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल फीचर्स है, उससे आप डायरेक्ट कंडक्टर के रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं और वही फॉर्मूला यहाँ पर हम डिराइव करेंगे। तो बेसिकली अगर यहाँ पर अगर हम लोग पहले सबसे पहले करंट की बात करें तो करंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। ये फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं पिछले क्लास में, NeAVD, जहाँ पर N जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। E जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ए की बात की जाए तो ए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर। इस कंडक्टर की बात करें तो इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। और वीडी जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं फर्दर E इंटू ई बाई एम, जो कि ऑलरेडी ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंटू टाइम होता है, ठीक है। टाइम जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम, और एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या है? तो फोर्स इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं और इसको रीअरेंज करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है, I इक्वल्स टू NE स्क्वायर A T बाई एम इंटू वी बाई एल। वी बाई एल अब कैसे आया ये थोड़ा सा देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग लिख सकते हैं उसको वोल्टेज अपॉन लेंथ। यहाँ पर अगर कंडक्टर की बात की जाए तो अप्लाइड वोल्टेज V है, और अगर कंडक्टर का लेंथ L है तो V बाई एल जो होगा वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज, और वोल्टेज जो कि यहाँ पर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज को अगर लेंथ से डिफाइन कर दे तो इसके बीच हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने V बाई एल लिख दिया।
अब फिर से इसको रीअरेंज करते हैं और करंट जो आई है उसको यहाँ लाते हैं राइट हैंड साइड में, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाकर रीअरेंज करते हैं, तो हमें फिर फाइनल वैल्यू मिलती है V बाई आई इक्वल्स टू ML डिवाइडेड बाई NE² AT। V बाई आई को हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, जो अभी अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, तो R इक्वल्स टू मिल गया हमें M बाई NE² T L बाई A। अब इसकी बात की जाए M बाई NE² T, तो ये जो सारी वैल्यूज है, M की बात की जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, N जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो वैल्यू N है, और T जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के बीच का जो टाइम है, कोलिजन के बीच का जो टाइम है, फ्री टाइम है, वो रिलैक्सेशन टाइम है। ओवरऑल इसकी बात की जाए तो ये सारी वैल्यूज जो है वो कंडक्टर के शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कंडक्टर का शेप कैसा है, वो सारी वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो वैल्यूज है उसके नेचर पे, मतलब ये कॉपर का कंडक्टर है या एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, उस पर ये वैल्यूज डिपेंड करेगी। तो बेसिकली बात की जाए तो इस ये प्रॉपर्टी जो है वो सारा का सारा नेचर ऑफ कंडक्टर है, तो इसको हम लोग एक अलग टर्म से डिफाइन करते हैं और वो टर्म है रॉ यानी रेसिस्टिविटी। तो हम लोगों ने लिख दिया इस कंप्लीट वैल्यूज को रॉ, जो कि नेचर ऑफ कंडक्टर को डिफाइन कर रहा है, तो R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए मिल गया हमें, जहाँ पर रो जो है वो है M बाई NE² T, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले से हम लोग एक चीज एनालाइज कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। रॉ जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी की बात कीजिए, रॉ की बात कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ रॉ की वैल्यू जो है वो सिर्फ नेचर पर डिपेंड कर रही है, उसको शेप से मतलब नहीं है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन कैसा है कंडक्टर का उससे मतलब उसे नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि अगर इस कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा, कंडक्टर अगर लंबा हम ले लेंगे, ज़्यादा लेंथ का ले लेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। और दूसरा, अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा ले लिया, मतलब कंडक्टर को थिक ले लिया हम लोगों ने, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, और इस पर डिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस एनालिसिस से पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट और ये फॉर्मूले को बेसिकली ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला अगर मेमोराइज रहेगा तो हम लोग बाकी सारे वैल्यूज़ को या ऑप्शन से जो भी करेक्ट आंसर हो, करेक्ट स्टेटमेंट होगा, वो हम बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रॉ रेजिस्टिविटी, आई करंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जे करंट डेंसिटी एंड वी वोल्टेज, इसके बीच का रिलेशन समझते हैं। तो रॉ इक्वल्स टू ई बाई जे होता है। अब ये फॉर्मूला देखा जाए तो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, आर इक्वल्स टू रॉ इंटू एल बाई ए। अगर रॉ की वैल्यू निकालना चाहें तो आर इंटू ए बाई एल लिख सकते हैं, और आर को हम लोग वी बाई आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर जो है वी बाई आई होता है, तो आर की जगह पर वी बाई आई, और फिर ये एल बाई ए को लेफ्ट हैंड साइड में जब ले जाकर रीअरेंज करेंगे तो फाइनली हम लोगों को वी बाई लेंथ, वोल्टेज बाई लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ये करंट डेंसिटी होता है। तो रीअरेंज करने के बाद जब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो रॉ इक्वल्स टू ई बाई जे मिल जाएगा। तो ये आपका सेल्फ टास्क होगा जो कि आप खुद से डिराइव कर सकते हैं यूजिंग आर इक्वल्स टू वी बाई आई, और फिर रीअरेंजमेंट के बाद इस फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। चलिए, जे की बात की जाए तो ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी लिख सकते हैं हम लोग करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट की वैल्यू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाई ए है, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल करंट डेंसिटी एन ई वी डी मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को रेसिस्टिविटी रो इक्वल्स टू ई बाई एन ई वी डी मिल गया। तो वी डी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं ई बाई एन ई रो। ओके, तो रेसिस्टिविटी और वी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, या अल्टरनेटली बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो वही सेम चीज वी डी डिक्रीजेज एंड रॉ इंक्रीजेज। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग फिर फर्दर अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन लेंथ।
ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर रखा है कि अगर अप्लाइड वोल्टेज V है इस कंडक्टर का और इसका लेंथ L है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा V/L। चलिए, तो तो VD इक्वल्स टू हम लोगों को मिल गया V/NE ρL, जो कि फाइनल रिजल्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। और यहाँ से देखा जाए तो लेंथ की वैल्यू अगर इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कंडक्टर का लेंथ लंबा बड़ा लेंथ ले लेते हैं, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक और बात, टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो किसी भी कंडक्टर की बात की जाए, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी जल्दी जल्दी कॉलिजन करेंगे, कॉलिजन फास्ट हो जाएगा। अब कॉलिजन फास्ट होने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम टाइम मिला फ्रीली मूव करने का, यानी मूवमेंट उसमें कम से कम हो पाएगा, यानी वेलोसिटी जो है उसका डिक्रीज करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही कॉलिजन जो कि बढ़ रहा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर का, टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस एक तरह से बढ़ जाता है। इसको फिर से हम लोग देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो आगे बढ़ते हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग जानते हैं ओम है, तो कंडक्टेंस का यूनिट उल्टा यानी महो होता है, पर ओम भी इसे बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। और ओम मीटर रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है। रेसिस्टिविटी की यूनिट अगर डिफाइन करना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम और रेसिस्टिविटी की यूनिट का यूनिट डिफाइन करना है तो ये मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मतलब ओम मीटर आ जाएगा आपको रेसिस्टिविटी का यूनिट। तो कंडक्टिविटी का यूनिट जस्ट उसका उल्टा पर ओम पर मीटर या महो पर मीटर बोला जा सकता है। ओके, अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज की क्लास का, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिफाइन किया यहाँ पर, R इक्वल टू m/ne² L/A। उसी फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं, R इक्वल टू m/ne² L/A। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर की वैल्यू, इस पूरे फॉर्मूले में अगर हम लोग देखें तो एक ही वैल्यू जो है रिलैक्सेशन टाइम, वही डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर हमारा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो है वो इंक्रीज करता है, मतलब जल्दी जल्दी कॉलिजन होना चालू हो जाता है, ये अभी मैंने बताया, ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है, मतलब ये जो टी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाते के साथ, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी किसी भी कंडक्टर के लिए। तो हम लोग एक टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इनिशियली हम लोग मानते हैं किसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू R0, और फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर, T टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू RT। तो जो डिफरेंस आया, रेजिस्टेंस में जो चेंज आया वो आया RT माइनस R0, तो वो डिपेंड करेगा इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट पर, और जो इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उस पर, और जितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया उस पर। तो फिर फाइनली जो हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट का, वो हो जाएगा RT माइनस R0, मतलब डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, कितना चेंज हुआ रेजिस्टेंस में, और डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था 0 डिग्री पर, और इनटू जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर अगर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यह है RT R0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कम होगा, और जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किसी T डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहे हैं, तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, यानी RT विल बी ग्रेटर देन R0। तो RT की वैल्यू R0 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगर पूछा जाए किसी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, तो मोस्टली पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग किसी दो रेजिस्टेंस के बीच का गैप
के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर तो हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया था और टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन किया। अल्टरनेटली हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस पता है R1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस पता है R2, तब टेम्परेचर कोफिशिएंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस R2 T1। यहाँ से भी क्लियर है कि R2 शुड बी ग्रेटर देन R1। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा T1 से T2 तक हम लोग पहुंच रहे हैं, तो R2 की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, R2 शुड बी ग्रेटर देन R1, तभी हमारा जो अल्फा जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। अदरवाइज अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता है, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, R2 विल बी लेस देन R1, मतलब कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू वो डिक्रीज कर जाएगी। कंडक्टर्स में, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और मेटल की बात की जाए या प्योरली कंडक्टर की बात की जाए तो उसके केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर R2 की वैल्यू R1 से कम होती है, मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इज नेगेटिव है। तो ओवरऑल इस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिकैप्चर देख लेते हैं। ओम्स लॉ स्टार्ट किया था हमने, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस को समझा था, रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ कंडक्टर के फॉर्म में डिफाइन किया, और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। देन आफ्टर हम लोगों ने कुछ टर्म्स को आपस में रिलेट किया जो कि ऑलरेडी डिराइव किया जा सकता है, तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर रो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी को फिर डिफाइन किया, और फाइनली हम लोगों ने देखा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है फॉर अ कंडक्टर, फॉर नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और इसी कारण से वहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज। थैंक यू।